Now, that is, आप ये याद रखें कि माफी हनी या माफी नहीं तो याद हो जाएगा। That is myopia अच्छा मुझे लग रहा उस पे आ गए and hyper केमिस्ट्री में मेट्रोपिया। तो यहाँ पर u की वैल्यू -इंफिनिटी होती है। m हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर माँ m हो गया, ठीक है। और इसमें हमेशा फार पॉइंट होता है, तो इससे माफी आ गया कि नहीं। अगर फार पॉइंट दिया तो पहचान लेना मायोपिया, और नहीं इसमें क्या होगा बोलो, नियर पॉइंट तो नहीं, माफी नहीं। बात समझ में आ गई? तो आपको याद रहेगा मायोपिया में फार पॉइंट तो माफी नहीं, NH। मतलब दिया क्या रहेगा? अगर आपको ये दिया रहेगा कि किसी भी आई डिसीज्ड पर्सन का फार पॉइंट ये है, तुरंत जान लेना माफी है। और कह दे नियर पॉइंट ये है तो ये जान लेना नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं देगा कि मायोपिया है या मेट्रोपिया है, ठीक है। तो और इसमें कॉन्केव लेंस होता है और इसमें कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो अगर ये भी कह सकते हो माफी केव नहीं वैक्स, तो भी याद रह जाएगा। तो माफी केव नहीं। अब ये देखिए इसमें जो V दिया रहेगा वो फ्यू सेंटीमीटर होगा, सदैव निगेटिव होगा। समझ में आई बात? और इसमें भी निगेटिव होगा, वो भी फ्यू मीटर होगा बट सदैव निगेटिव होगा। यानी कोई भी केस होगा तो यहाँ कुछ पॉजिटिव नहीं होना है। पहले -इंफिनिटी जो पहले पढ़ा, फिर -25। इसमें V क्या है, जो दिया है वो V है, ठीक है। जो दिया है वो हमारे लिए है, और जो नहीं दिया है वो U है, वो तुम्हारे लिए। समझ में आ गई बात? तो U इसमें -इंफिनिटी, U इसमें क्या है -25, और जो दिया है ये गिवन होगा, उसको किस में डाल देना, V में। तो ये गिवन होगा, दोनों माइनस में होंगे। इसमें एक्सेसिव कन्वर्जेंस होती है, उसे रिड्यूस किया जाता है कॉन्केव से। इसमें लेस कन्वर्जेंस होती है, उसको इंक्रीज किया जाता है कॉन्वेक्स से। तो इसमें क्या होगा, एक्सेसिव कन्वर्जेंस, और इसमें लेस कन्वर्जेंस, ये चीज होती है, ठीक है। ऐसा किस वजह से होता है, दैट इज एक्सेसिव कन्वर्जेंस और या शॉर्टनिंग ऑफ आई वैल्यू। अपने आप लिख लेंगे। चलो आगे की बात। Now, let us see presbyopia. So, at old age, the ciliary muscles become loose. तो ओल्ड एज में क्या होंगी, तो वो क्या कर सकेंगी, दे कैन नॉट कंप्रेस द लेंस को वो कंप्रेस नहीं कर पाएंगी। ओके, तो फिर क्या होगा, एट ओल्ड एज ciliary muscles becomes loose. These cannot compress. हाथ ना करें, the crystalline lens. crystalline lens को वो कंप्रेस नहीं कर पाएंगी, and cannot provide the needful convergence.
टू फोकस इट एट रेटिना, उसको जो कन्वर्जेंस चाहिए वो उसे नहीं दे पाएंगे, जब आती तभी तो देना पड़ता है। तो ये hypermetropia type है? बिल्कुल वही है। इट इज ए केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया गेटिंग डेवलप्ड एट ओल्ड एज, सो एंड कैन नॉट प्रोवाइड इसमें पास के तो नहीं होता ना, नहीं दूर का। नीडफुल। अब अगर जिसको मायोपिया है उसको भी आगे चल के हाइपरमेट्रोपिया है तब वो बाइफोकल लगाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये हाइपरमेट्रोपिया जिसको मायोपिया है उसी को डेवलप हो, हम सबको होने वाला है। प्लस बायोपिया सबको होता है, लेकिन यदि उसे बचपन में मायोपिया भी हुआ है तो वो ना दूर का देख पाएगा और पास की किताब भी पढ़ नहीं पाएगा, तो उस केस में बाइफोकल है। अदरवाइज प्लस बायोपिया इज ए केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया गेटिंग डेवलप्ड एट ओल्ड एज। समझ में आ गई बात? तो ठीक है, एंड कैन नॉट प्रोवाइड नीडफुल कन्वर्जेंस टू फोकस, जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो नहीं कर पाता है एट रेटिना। सो दिस इज अ केस ऑफ hypermetropia getting developed at old age. So all the cases and numericals belonging to this are of hypermetropia only. समझ में आ गई बात? सो ऐसे केस में हमें क्या देना चाहिए उसको? कॉनकेव लेंस। कभी बूढ़ों को लेंस लेके अखबार पढ़ते देखा है? जिनके बच्चे उनको चश्मा नहीं पहना आते हैं तो वो फिर लेंस से अखबार पढ़ते हैं। समझ आ गई? सो इन दिस क्या होगा? द करेक्टिव लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। देयर नियर पॉइंट, उनका भी वही क्या होगा? देयर नियर पॉइंट goes away from 25 centimeter to few meters। 25 सेंटीमीटर से कुछ बढ़ जाएगा। अच्छा, अब देखो, a person in childhood having myopia at old age also suffers from presbyopia। a person, जैसे गांधी जी का चश्मा, a person उन्हें मायोपिया था। a person having myopia in childhood has also to suffer, उसे भी तो सफर करना पड़ेगा, बूढ़ा तो वो भी होगा। So in old age also suffers फ्रॉम, किससे सफर करेगा? प्रेस बायोपिया से। तो ऐसे केस में क्या होगा? प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया में ये देखो, मायोपिया बचपन में ऐसे लगाया करता था चश्मा भाई, बचपन में तो ऐसे थे। और ये उसकी आंख है, ये क्या है? अच्छा, उसे सितारे देखने थे तभी तो ऐसे लगाया था, याद कर रही हो? मायोपिया में ऐसे ही चश्मा लगा था कि नहीं? करेक्टिव लेंस। तो जब उसे स्टार देखना होगा तो वो ऐसे देख लेगा, और जब उसे बुक पढ़नी होगी तो इसी में नीचे ये वाला चश्मा लगा है, बुक पढ़ेगा। इसको कहते हैं बाइफोकल लेंस। और दिखने में ये चश्मा ऐसा लगेगा ऊपर से, गांधी जी का चश्मा, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें नीचे क्या है? बोलो। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है, क्योंकि नीचे कॉन्वेक्स। किताब पढ़ने के लिए तो नीचे नजर रखनी पड़ेगी ना, और ऊपर स्टार, नीचे किताब। बात समझ आ गई? तो ऐसा क्या हो जाएगा? बाइफोकल लेंस हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अदरवाइज अगर सिंपल प्रेस बायोपिया है तो ऐसे केस में सिर्फ यही लेंस चाहिए, क्योंकि वो हाइपरमेट्रोपिया है, हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है? तो इसलिए इन दिस केस that person has to use bifocal
लेंस, उसे किस तरीके का लेंस यूज करना पड़ेगा? बाई फोकल लेंस, ठीक है। तो वो दिस इज कॉन्वेक्स और दिस इज कॉनकेव। और कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि अलग से कांच नहीं दिखेगा। आजकल वेरिएंस वाले चश्मे आते हैं, धीरे धीरे उनकी पावर ऊपर की ओर बदलेगी तो आपका एक रेगुलर में बना देगा, एक ही कांच में ढाल देगा। तो उससे क्या होता है, भद्दा नहीं लगता है कि एक अलग से कांच दिख रहा है। तो आजकल सब जगह जहाँ जाओगे वो कहेगा वेरिएंस में बना दें, उसका 200 रुपये ज़्यादा लगता है, तो फिर वो ऐसे बना दें। अच्छा, ये आप समझ गई अर्पिता कि माफ़ी नहीं, माफ़ी मायोपिया में फार पॉइंट और नहीं नियर पॉइंट दे तो हाइपरमेट्रोपिया जाता है। प्रेसबायोपिया आप देख रहे हैं, प्रेसबायोपिया ओल्ड एज में होता है और हमारी सिलियरी मसल्स लूज हो जाती हैं तो कंप्रेस नहीं कर पाती, इसीलिए तो सिलियरी में हर चीज लूज हो जाती है। तो मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। तो सिलियरी मसल्स क्या हो जाती हैं, लूज हो जाएंगी। तो जब लूज हो जाएंगी तो क्या वो दबा पाएंगी लेंस को? जब नहीं दबा पाएंगी तो क्या उसको नीडफुल कन्वर्जेंस दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। जब दबा ही नहीं पाएंगी तो ऐसे हो पाएगा लेंस? नहीं हो पाएगा। हम तो नकली लेंस ले सकते हैं। नकली लेंस की बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं आंखों को तो नहीं दबा पाएंगी। हाँ। तो इन दिस केस द दैट इज इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट विल नॉट फॉर्म एट रेटिना। बनेगा? ना। नहीं बनेगा। ऐसा ही किस में होता है? तो दिस इज a special case of hypermetropia getting developed at old age. If the person is having myopia in childhood, then he has to or she has to suffer by presbyopia in old age. तो मायोपिया पहले से ही था, प्रेसबायोपिया भी हो गया, तो उसे कॉन्केव भी चाहिए और कॉन्वेक्स भी चाहिए। तो कॉन्वेक्स किसके लिए चाहिए? किताब पढ़ने के लिए तो चाहिए, तो नीचे मतलब कॉन्वेक्स लगा दो और ऊपर। हाइपरमेट्रोपिया जब ओल्ड एज में होता है तो फिर प्रेसबायोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया जब ओल्ड एज में होगा तो प्रेसबायोपिया, ये सिलेरी मसल्स के वीक होने से होता है। इसमें आई बॉल की शॉर्टनिंग या वो नहीं Longing का कुछ नहीं इफेक्ट है, बस सिर्फ ये सिलेरी मसल्स के वीक होने की वजह से होता है। और उसकी आंखें सही रहती हैं, ये नहीं कि आंख पहले से ही ऐसा कन्वर्जेंस या डाइवर मतलब वो पतली या मोटे नहीं है, अब मसल लूज हो गई हैं, इस वजह से वो आंखें एक जैसी हैं। ठीक है, अब ये देखो एस्टिग्मेटिज्म और देख लो तो जिससे ख़त्म किया जाए। चौथे नंबर का प्रॉब्लम क्या है आंखों का? वैसे 5 प्रॉब्लम है। पहला था कैटरेक्ट को भी एक समस्या मानी जा सकती है, बट वो आई डिफेक्ट में नहीं आ रहा क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन हटानी है, ऊपर की मेम्ब्रेन ही तो हटानी पड़ती है, क्लाउडी हो जाती है कि नहीं? समझ आई बात? फिर 5th नंबर का क्या है बोलो? 1 2 3 4 दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। क्या? यानी इसमें क्या होता है कि जो आई लेंस है सर वो बता दिया है। हाँ बता रहे हैं कि दैट इज आई लेंस सिलिंड्रिकल हो जाता है, ये मतलब ऐसा हो जाएगा आई लेंस। सिलिंड्रिकल। हाँ, इसका मतलब है जैसे किसी एक लेंस को, गोल लेंस होता है, अब किसी ने पकड़ के ऐसे दबा दिया, तो अब चारों तरफ से मसल को दबाना चाहिए लेकिन किसी ने 2 तरफ से ही दबा दिया हो, तो ऐसे केस में जो इधर से इसको चीटियाँ दी जाती है कि ठीक है ये जाली देखो तुम, तो वो जाली जानते हो कैसे देखेगा? वो ऐसे देखेगा जाली। तो कभी कभी आँखों में ऐसे होने की वजह से आई लेंस में जो होता है उसके रेटिना पे ये चीज़ अगर बनने लग जाए तो ऐसे केस में उसको ये एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। यानी क्या होगा, वो उसके आई में कुछ सिलिंड्रिकल प्रॉब्लम हो गई। सिलिंड्रिकल लेंस भी तो हो सकता है, ये लाइंस ऐसे दिखेगी, तो द करेक्टिव लेंस यूज्ड फॉर दिस इज सिलिंड्रिकल लेंस। बात समझ में आ गई? सीधी सी बात, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आ जाए। क्या? जो ग्रिड है हमेशा ग्रिड उसको डिस्टॉर्टेड दिखेगी। ये ग्रिड है, रेगुलर ग्रिड उसको कैसी दिखेगी? डिस्टॉर्टेड। एंड इन दिस केस द करेक्टिव लेंस इज सिलिंड्रिकल लेंस। तो सिलिंड्रिकल लेंस हमने आपको बता दिया कैसे होगा। सिलिंड्रिकल लेंस किस तरीके से होता है? वो एक सिलेंडर का पार्ट होगा, तो इसी का कुछ हिस्सा उसको काट के आंखों में चाहे इतना पोर्शन दे दिया जाएगा, तो वो जो करेक्शन होगा, अगर हॉरिजेंटल डिस्टॉर्शन है या वर्टिकल डिस्टॉर्शन है तो वैसा सिलिंड्रिकल लेंस लेंस। काट देंगे। आगे जो लेंस लगेगा वो अब कॉन्वेक्स या कॉनकेव नहीं लगेगा, वो कैसा लगेगा? सिलेंडर का एक पार्ट लगेगा।
बात समझ में आ गई है ना? तो क्या लिखोगे उसको? अगर रेगुलर ग्रिड, इट मेक्स द रेगुलर ग्रिड अपीयर डिस्टॉर्टेड, सो द करेक्टिव लेंस इज सिलिंड्रिकल लेंस। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये ग्रिड है, सामने वाला ऑब्जेक्ट नहीं टच होता है। डिस्टॉर्टेड ग्रिड मतलब उसे स्पेसिंग में फर्क दिखेगा। सो द करेक्टिव लेंस इज सिलिंड्रिकल। सर ये बुक में कहाँ है? देखो ये एमसीक्यू के लिए है, अगर आएगा तो आप लिख देना। कोई चीज़ें होती नहीं बस पूछ लेते हैं। चलो अब देखो सर नहीं कुछ नहीं बताना। आगे कुछ एमसीक्यू भी हैं, लेट अस सी देम। तो इसमें 4 एमसीक्यू बनते हैं। ये जो आंखें बनी हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है? इसको मिटाएं, नहीं। उससे लिख लेना। सर वो बता देंगे ना, माफी। अच्छा, माफिया माफी का माफी नहीं है वो। योगी सरकार समझ रखा। Now, so about 35 million people are blind. अगर ये देखा जाए तो 3,50,00,000 लोग ब्लाइंड है इन वर्ल्ड में। 3.5 करोड़ पूरे वर्ल्ड में। हाँ पीपल इन वर्ल्ड आर ब्लाइंड। तो उनको हम आई डोनेशन से वो कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड। 4.5 मिलियन उसमें से 0.45 करोड़ आर कॉर्नियल ब्लाइंड, यानी उनकी आंखों में समस्या नहीं है। किसमें समस्या है? कॉर्निया में, चाहे मोतिया बिंदु या कुछ भी हो। कैन बी क्योर्ड थ्रू कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डोनेटेड आई। तो हमारी आंखों का कॉर्निया दे दिया जाएगा। कॉर्निया का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो जो ऊपर का उठा हुआ पोर्शन है ना, दे कैन बी क्योर्ड बाई कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। तो हम अपने आंखों का कॉर्निया किसी और को दे दें और आई लेंस किसी और को दे दें, तो मतलब उसके डोनेशन से। देखो अगर एक आंख देते हो तो 2 लोग ठीक हो जाएंगे, और दोनों दे दोगे तो 4। क्योंकि जिसको दिया जाता है वो इतना किस्मत वाला नहीं कि 2-2 आंखें मिल जाए, उसे एक से ही देखना पड़ेगा। आई ट्रांसप्लांटेशन 2 नहीं होता कि हम अंधे हमें 2 आंख दे दो, कहेगा 1 मिलेगी। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर 2-2 दे दे, इतनी तो प्रोफ्यूजली आई बट नहीं रही हैं। तो उस अगर कॉर्नियल ब्लाइंड है, एक आंख से एक कॉर्नियल ब्लाइंड और एक एक्चुअल ब्लाइंड को ठीक किया जा सकता है। तुमने 2 दे दी तो 2 कॉर्नियल ब्लाइंड और 2 एक्चुअल ब्लाइंड को ठीक किया जा सकता है कि नहीं? सो कॉर्नियल ब्लाइंड एंड कैन बी क्योर्ड बाय कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। अब जरा देखो, और कुछ उसमें से भी जो हैं 60% इसमें से चिल्ड्रन हैं जिनका भविष्य अंधेरे में, उनको तो ज़रूरत है ही आँख की। तो चिल्ड्रन को ज़रूरत है, तो आई डोनर्स किस तरीके से कर सकते हैं डोनेट? सो एज, किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी जेंडर का, और जो स्पेक्टिकल यूज़ करता हो, जिसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ मोतियाबिंद का, वो भी डोनेट कर सकता है। पीपल हु आर डायबिटिक, हाइपरटेंशन, अस्थमा एंड दोस्त विदाउट कम्युनिकेबल डिसीज आल्सो कैन डोनेट। ये बहुत पूछा जाता है कि क्या डायबिटिक वाला कर सकता है? तो हाँ कर सकता है। अस्थमा वाला कर सकता है? हाँ कर सकता है। जिसका कैटरेक्ट ट्रांसप्लांट हुआ है? हाँ कर सकता है। जिसको चश्मा लगा है जिसको एज है वो नहीं कर सकता। सो कौन डोनेट कर सकता है, इसी पे क्वेश्चन जिसको चश्मा लगा आएगा। है देखो कौन कर सकता है कि एनी एज ग्रुप, एनी जेंडर, ठीक है? इसके अलावा स्पेक्टिकल यूजर,
एस्थमेटिक पर्सन वो भी डोनेट कर सकते हैं। अस्थमेटिक पर्सन भी यूज कर सकते हैं। कैटरेक्ट ऑपरेटेड, इस पे सब पे है एमसीक्यू और सब गलत कर लेते हैं कुछ लोग, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, एक दो क्वेश्चन में फंसे हैं। हाइपर टेंशन यानी हाई बीपी, टेंशन सफरर। कैटरेक्ट ऑपरेटेड जिसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। वो भी कर सकते हैं। एंड विदाउट कम्युनिकेबल डिसीज, जिसे संक्रामक रोग नहीं है। डिसीज कैन डोनेट आई, वे आगे डोनेट कर सकते हैं। चलो, इसके लिए कौन नहीं कर सकता? सो पर्सन हैविंग एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, जो हेपेटाइटिस, अब इधर करा दें, हेपेटाइटिस बी और सी भी एक तरीके का इम्यून सिस्टम लॉस होता है बॉडी में, वो एड्स की तरह ही है। तो पर्सन हैविंग, वो सब तो संक्रामक रोग है ना, एड्स, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी और सी जिसको वो नहीं कर सकता। रेबीज हो तो चूहों से होने वाली भी, मतलब रेबीज भी कुत्तों से होने वाली बीमारी, रेबीज और एक्यूट ल्यूकेमिया। हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस भी एक इम्यून सिस्टम का लॉस है बॉडी में, यानी जैसे छींक या जुकाम हो गया उतने में आदमी मर जाएगा, अरे छींक आ गई थी मर गया बेचारा। जैसे एड्स में होता है, कहेंगे उसको जो जुकाम हुआ था तभी मरा है, तो यही होता है, एड्स में भी यही होता है। तो आँख से जुकाम से का ले लिया भाई उसकी बॉडी में अगर संक्रामक रोग है तो वो आंखों तक भी पहुंच गया है, वो जिसको आंख लगाई जाएगी उसको एड्स हो जाएगा। तो अब रेबीज जिसको कुत्ते ने काट लिया हो तो नहीं डोनेट कर सकता। इसी तरीके से एक्यूट ल्यूकेमिया जिसके में खून की कमी है तो वो भी नहीं डोनेट कर सकता। मरने के बाद तो कर ही सकता है। कुछ नहीं कर सकता है, उसी के बाद ही तो निकल जिंदा में करेगा। ठीक है, टेटनस, कॉलरा, टेटनस लोहे का कुछ हो गया हो, जंग लगे लोहे का नहीं होता है, घुस गया तो उससे टेटनस हो जाता है। कॉलरा, कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो कॉलरा। मेनिंजाइटिस, जो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है ना हमारे स्कल के ऊपर जिसमें हमारा ब्रेन तैरता रहता है, उसको मेनिंजस कहते हैं। और अगर उसमें दर्द हुआ तो आइटिस का मतलब दर्द, मेनिंजाइटिस तो दिमागी दर्द। फिर ये 3 मेनिंजेस हैं जिसमें फ्लोट करता है ब्रेन कि टकरा न जाए स्कल से। तो अगर उनके बीच में जब बहुत देर तक रात तक जागोगे तो उसके बीच का फ्लूइड सूख जाता है और सूखने के बाद वो हार्ड लेयर बन जाती है और फिर दिमाग टकराता है, बोले दर्द हो रहा है। ठीक है, हमारे बीच ऐसा एक सफरर है। दिमाग दर्द होता है। मेनिंजाइटिस और एन्सेफलाइटिस, हाथी पांव का रोग हो गया। एन्सेफलाइटिस ये भी एक तरीके का जापानी बुखार है, इसको जापानी फीवर कहते हैं। होता क्या है? इसमें पूरा शहर का शहर सोता रहता है जापानी बुखार। जब एन्सेफलाइटिस होता है फैलता रहता है एक दूसरे में, सब सोए हैं बेड में सुबह से शाम हाँ। तक। खान वो नहीं होगा क्या? मेनिंजाइटिस। फीवर, ये सब नहीं डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो कैन नॉट। और इसको चश्मा लगा वो भी कर सकते हैं। हाँ लिखा दो, स्पेक्टिकल यूजर डोनेट आई। अब आगे देखो, तो ये जो चीज है आई डोनेट की जा सकती है। 1 पेयर ऑफ आई गिव्स विजन टू 2 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। तो 1 पेयर ऑफ आई, ये भी लिख लो, ये क्वेश्चन भी है। 1 पेयर ऑफ आई कैन क्योर
2 कॉर्नियल ब्लाइंड, 2 कॉर्नियल हो गए और 2 एक्चुअल ब्लाइंड, तो 4 हो जाएंगे। कॉर्नियल तो 2 का ठीक हो सकता है ना 1 पेयर से। 2 कॉर्नियल पीपल। कॉर्निया में आगे ये का कुछ लेंस ये जो आगे का लेंस है जो 80% टर्न है उसमें डिस्टॉर्शन हो गया, अगर कुछ हो गया वो उसको ठीक किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत वो है, कई बार क्या होता है ना, लोग आँख में रेत पड़ गई तो मीच दे रहे हैं, तो वो रेत का पार्टिकल उसमें लग के उसको स्क्रैच कर देगा सर, है ना। आँख में है तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मान लो अब वो ग्लास है बेचारा, उसमें ही रेत रगड़ी जा रही है। सर, I must be removed. रेत के पार्टिकल को निकाले कैसे? मत निकालो, आई मस्ट बी रिमूव। वो अपने आप उसमें टीयर्स होते हैं, टीयर ग्लैंड्स हैं, वो अपने आप किनारे से करके यहाँ से निकल जाएगी। ये पानी डाल के स्प्लैश करके निकालो। आई मस्ट बी रिमूव्ड 4 to 6 hours आफ्टर डेथ। 4 to 6। और जो मर गया है उसके लिए आपको आई डोनर्स ग्रुप को बुलाना, ये नहीं कि खुद निकाल के उनको दे दें, ऐसा नहीं करना है कुछ भी। आप कैसे अच्छे से निकाल पाओगे? आई रिमूवल टेक्स 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद वो कपड़ा लगा देंगे, कोई भी चेहरे की सुंदरता पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतनी चीज है, चेहरे की सुंदरता। और कुछ नहीं, इतना आएगा बस, इसी में सारे एमसीक्यू इतना पढ़ लेना। ऐसा कुछ और- है क्या कि लाइक मरने से पहले कोई डॉक्यूमेंट साइन कर दे, हाँ हमारी आई तुम्हें उठा के निकाल दो? हाँ तो ऐसा होता है ना, बॉडी डोनेट की जाती है। अरे शिट मैं मर गया, 2 सेकंड डोनेट करने के लिए नहीं मरना है, लेकिन मरने के बाद डोनेट करना है। इतना टाइम घर पे मत निकालो। हाँ, वो आएंगे घर पे, उनको बस फोन कर दो कि डेथ हो गई, वो अपने आप आ जाए। कोई खुद वो खुद पूछ लेंगे कि कौन मरा है, कौन मरा है, तो अपना निकाल के चले जाएंगे। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा हाँ सर, वो आई को स्टोर कहाँ करेंगे? ऐसा तो है नहीं ले जाते ही डाल देंगे। वो उनकी अपनी मर्जी कब करेंगे, कितने समय तक करेंगे। ये ऐसा लिखा नहीं कि कितने देर तक आई ठीक रहती है, इसमें लिखा नहीं है। ऐसा कुछ होगा, ये क्वेश्चन आपका ठीक है कि मतलब कितनी देर तक आई ठीक रहेगी। नहीं, मरने के बाद मरने के बाद 4 से 6 घंटे में तो निकालना है, लेकिन उसको प्रिजर्व करेंगे तो कितने दिन तक रखेंगे, ये क्वेश्चन है शुभांशी का। चलो, ए पर्सन नीड्स ए पावर ऑफ लेंस -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्शन इज विजन, तो और नीड्स ए लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। देख लो कि ये जो पर्सन है, ये मान लीजिए वो मायोपिया से, ये देखो जो चाइल्डहुड में उसको मायोपिया डेवलप हुआ है वो 2 मीटर का हुआ है, और ओल्ड एज में कितने का हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया 1 मीटर का। तो ये हुआ है उसको एक तरीके से प्रेस मायोपिया। और ये क्या था बचपन में, मायोपिया। तो इसके बाहर नहीं देख पाएगा, यहाँ देख पाएगा, यहाँ नहीं देख पाएगा। तो उसका दोस्त आएगा तो कहेगा हाय, फिर पास आ गया तो फिर कुछ भी नहीं कहेगा, तो वो 1 मीटर में हाय बाय होगा बस। और उसके दूर भी वो नहीं है, उसके पास भी वो नहीं। समझ में आ गई बात? क्योंकि दूर से भी कोई आएगा तो नहीं दिखेगा उसको ठीक से, 2 मीटर पे आ गया दिख जाएगा, फिर 1 मीटर में फिर गायब हो जाएगा। वो 1 मीटर का गैप है उसमें दिखता है उसको। ओके, 5th क्वेश्चन में दिया गया है लेंस, तो जिसकी पावर क्या है, -5.5, बहुत ज़्यादा है डायोप्टर। तो पूछा जा रहा है कि क्या करेक्टेड लेंस उसके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ, दोनों के लिए वो पूछ रहा है। तो अच्छा माइनस में है तो उसका ये बताओ कि डिस्टेंट विजन खराब है कि नियर विजन। पावर अगर माइनस में, हाँ तो दूर की नजर खराब। दूर की नज़र खराब है तो 1/f क्या हुआ, दूर की नजर खराब। P की जगह 1/f लिख दिया, -5.5, तो F क्या हुआ 1/5.5। तो इससे क्या लिखा जा सकता है 10/55। ये देखो, क्या ये मीटर में हुआ, तो अगर ये मीटर में है तो इसे सेंटीमीटर में बदलो।
क्योंकि एफ तो मीटर में होता है इसमें, तो फिर 55 है सर तो आंखें एकदम ठीक है तो पावर कितनी होगी? 40 to 44, that is 200। ठीक है, 6/6 का मतलब बताएंगे कभी, थोड़ी दिनों में बता देंगे। 6/6 आएंगे। 11 1 is 11, 99 है तो 11 90 आ गया, 11 is 88, फिर 20 आ गया तो 1। ये चीज हो गई, समझ में आ गई। फोकल लेंथ कितने यूज हुई बताइए, -18.18 सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट। अब पीछे आंसर देखो, अगर मीटर में तो मीटर में लिख देना। और दूसरा क्या दिया है कि लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। सर मतलब पहले मीटर निकाल देंगे। अब निकाल लिया तो ये मीटर में आ गया कि नहीं, देखो -5.5 मीटर। पीछे क्या लिखा है, -0.18 0.18, उसी में मीटर में लिख लो, सही है ना, 0.18 लिखा है ना। और करेक्टिव लेंस तो क्या लिखते हैं इसके आंसर में बताइए, द करेक्टिव लेंस इज कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18.18 सेंटीमीटर। करेक्टिव लेंस इज कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18.18 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकंड पार्ट इसमें पूछा गया है कि केस 2, और ये किस चीज के लिए है, फॉर डिस्टेंट विजन, दूर की दृष्टि के लिए, डिस्टेंट विजन। अब नियर विजन का देखो, निकट दृष्टि दोष को कैसे हटाया जाए, तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू, पावर का फार्मूला लगा दिया 1.5, तो बोलो f इज इक्वल्स टू 1/1.5, तो f कितना हो गया, या 2/3, और पीछे वैसा दिया तो वैसे लिख लेना, अदरवाइज ये मीटर में है तो ठीक है। तो अब ये सेंटीमीटर में हो गया, तो दिस इज 66.6 सेंटीमीटर। तो क्या लिख लें, फॉर करेक्टिंग नियर विजन a convex lens of focal length 66.6 centimeter is needed। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन, why a normal eye not able to see clearly object placed closer than 25 centimeter। कह रहा है कि नॉर्मल आंखें यहाँ रखी हुई पेन को क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं, कि इसमें क्या लिखा है, फिनॉल से बना हुआ है इसकी इंक, ऐसा क्यों नहीं पढ़ पा रही, ये टॉलवीन से बनी हुई है, तो क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं। नाउ तो बिकॉज आई हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, आई की क्या होती है, द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई is having its own limitation, so it cannot get converge beyond the limit, certain limit। क्या उसके आगे कन्वर्ट जाएगा, दब जाएंगे, तोड़ तो नहीं देगा क्रिस्टल को, जेली को ज्यादा दबाव टूट ही जाए जेली, तो क्या होगा, द कन्वर्जेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, लेंस हैज इट्स ओन लिमिटेशन। It cannot be compressed by ciliary muscles। ciliary में 2 एल होते हैं कि एक, जरा देखना, डबल है, एक है, एक जगह में 2 लिख दिया था, उसको ठीक कर लेना। ciliary muscles beyond a certain limit, beyond a certain limit, so
ये चीज है, उसकी कन्वर्जन ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती. सो वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट केप्ट नियरर देन 25 सेंटीमीटर. सो वी कैन नॉट सी. सी सिर्फ ना लिखना, डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली. An object kept nearer than 25 centimeter. What is 25 centimeter? It is nearest. हाँ, near point. Nearest नहीं होगा, near point भी है, या least distance of distinct vision. स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा. क्या है 25 सेंटीमीटर? क्या है 25 सेंटीमीटर? पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो लिख देना लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन. स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सही तरह से केयरफुली यही लिखना, नहीं तो आंसर कट जाएगा ज्यादा दाया बाया करके. नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस. प्रॉब्लम, अगर हम इमेज डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में इमेज डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाएंगे. ऑब्जेक्ट दूर करते जाएं तो जो v की वैल्यू उस पर क्या फर्क पड़ेगा? बोलो अंशिका. बहुत अच्छी बात है, ये ईशान बताएंगे. बड़े हो जाएंगे. बहुत अच्छी. v पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब दूर कम होगा कि ज्यादा? बोलो अर्पिता. सर हल्दी पसंद की आई हेल्दी नहीं, कोई भी आई. कोई सी आई मतलब different हेल्दी की चलो बात. तो फिर वो रेटिना पे गिरेगा. यही पूछना है बस, और पूछना. तो हमें टैलेंट से जवाब देना है, ये नहीं कि दूसरों की कहे कहीं की बगल से पूछ लिया. सो दैट इज फॉर एनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, v रिमेन्स सेम, वो 2.3 सेंटीमीटर ही है. फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स लाइन बिटवीन, अब वो भी कौन सा, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट. फार पॉइंट तो नियर पॉइंट सभी का होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो उन सब के बीच जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे उनको वो कहाँ बनाएगा? रेटिना. बिटवीन फार पॉइंट एंड डिफेक्ट में भी मतलब डिफेक्ट में भी वही होगा, क्योंकि उतना तो देख ही लेगा, तो वो तो फोकस कर ही लेगा. बिटवीन फार एंड नियर पॉइंट. ठीक है, इमेज इज फाउंड एट रेटिना. तो ये मुझे बता दीजिए नेहा कि वो जो मायोपिया है उसका फार पॉइंट नहीं होता है कि नियर पॉइंट नहीं होता है? हाँ, खराब या सही पूछ रहे हैं? खराब से मतलब एक चीज उसमें, मतलब कि उसका फार पॉइंट है नहीं उसके पास नियर पॉइंट नहीं होता. हाँ ना, बहुत अच्छी बात है अर्पिता. हाँ सृष्टि, मायोपिक एक होता है दोनों होते हैं, बस यही पूछा था और कुछ नहीं. क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, फार पॉइंट 2 मीटर है और नियर पॉइंट 25 है, बस कम ज्यादा हो सकता है. ये थोड़ी कि होता ही नहीं है. कहते हैं नियर तो है, फार है नहीं दूर तक, वो तो तारों के भी पीछे घुस घुस के देख रहा है. फार पॉइंट तो है ही नहीं, उसको कितना भी देख ले, अनंत दृष्टि है, अनंत दृष्टा. तो इसलिए समझ में आया कि नहीं? सो ऑमनीसिएंट है. सो ऐसा नहीं है उस हर एक का दोनों पॉइंट होता है, बट वो घटता बढ़ता रहता है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. ये किस वजह से होता है? एकोमोडेशन की वजह से हम एडजस्ट कर पाते हैं. नेक्स्ट देखिए, द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेटिना
the least distance of distinct vision. The change in focal length of eye lens is caused by the action of सिंदरी मसाज, इसमें स्पेलिंग मिल गई, तो दैट इज ए, सी है ना, ठीक है। अब देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई हो गया। एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट में भी है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन, एकलव्य। नियर पॉइंट 25, फार पॉइंट इंफिनिटी। अच्छा, इसके आगे रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। चलो ऐसे अब इसका सब कुछ हटाएगा, इतना तुमने पढ़ लिया तो कुछ भी नहीं छूटेगा, जितना मैंने करा दिया है बोर्ड में। एक मिनट नहीं बता सर वो बता बस इतना नोट्स तुम पढ़ लोगे तो कहीं कुछ सर नहीं। एक क्वेश्चन है, ये अलग अलग लेंस बड़ा छोटा होता है तो उनकी फोकल लेंथ चेंज होती है, अलग अलग लेंस, मतलब जो कर्व जो रहता है उसमें अंदर क्रिस्टलाइन लेंस, हाँ, तो क्रिस्टलाइन लेंस इस तरीके से करेगा, फोकल लेंथ अपनी चेंज कर लेगा क्योंकि पावर चेंज होती है, लेकिन वो इस तरीके से चेंज करेगा कि वो उसे फोकस कर सके। कहाँ पर? रेटिना पर। तो एक बात और भी तुम देख लो कि जैसे मान लो ये क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है, और यहाँ से इसने इसको यहाँ पर कर दिया, यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ की कोई चीज थी, हमें नहीं मालूम है क्या डिस्टेंस है, और ये 2.3 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बोलो साक्षी? सृष्टि बता देंगी तुरंत। मान लो यहाँ की चीज को इसने यहाँ फोकस कर लिया, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? 2.5 नहीं, यही 2.3 लिखा है, यही है। आई कितनी है? एक ही व्यक्ति बता पाएगा पूरी क्लास में। हाँ बोलो। माइनस सब नहीं बता पाएंगे, एक बता पाएगा। प्लस 2 पॉइंट। हाँ बोलो। माइनस 2.3 एक लगे क्यों? ताकि फोकल लेंथ लो, इन्होंने बता दिया। बोला पैरेलल आने वाली रे के लिए फोकल लेंथ होती है, ऐसे उठने वाले के लिए थोड़ी ना होती। देखो सब लोग दिमाग लगा रहे हैं यहाँ, वो क्लियरली बोल दिया कि रे पैरेलल होती तो बता देते। ऐसे थोड़ी होता है कि कहीं से भी आ जाओ कर दो फोकल लेंथ बताओ, है ना? तो ऐसे के लिए होती फोकल लेंथ की, यहाँ से उठने वाले के लिए, तो वो उसको वहाँ कन्वर्ज कर रहा है दो लेंस मिल करके, तो फोकल लेंथ इसकी कुछ और होगी ना जाने। वो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच पे हो सकता है, वो पता नहीं कहाँ पे, तो क्या जहाँ बन गया वही फोकल लेंथ है? भी कोई पूछे तो बता दे, अच्छा और नहीं तो क्वेश्चन ही बोल दे कि सर आपका प्रश्न गलत है। वो जब इंडिया क्यों पिछड़ता जा रहा है, एक आईएएस अफसर से पूछा, सर इंडिया पर्याप्त तरक्की कर रहा है, आपका प्रश्न गलत है। चुप हो गए, बोले ठीक है आप सेलेक्टेड हैं, जाइए। तो हमें ये भी बताना है कि सर प्रश्न गलत किया जा रहा है, ये थोड़ी कि आंसर ही देना है, हमें हम आंसर देने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हमें प्रेक्षक की भी भूमिका निभाएं। सर चलो सर वो जो आपने फिर डॉट से जो रे निकाली है वो कहीं से भी जाए, कहीं ऑब्जेक्ट है कहीं इमेज बन रही, तो क्या वही फोकल लेंथ है? सर एक बार मुझे से यू और वी रखो और एफ निकालो, तुम्हें लेंस फार्मूला दिया जाए कि नहीं? हाँ, तो क्या यू और वी कोई फोकल लेंथ मान लो, ना। फिर यू कहीं होगा, यू 25 रख देना। सर इसमें यू वी और एफ अरे, का काउंट करते हैं वो साक्षी क्या कह रही तुमसे कि यू -25 रख लो और ये प्लस 2.3 वी रख लो और निकाल लो फोकल लेंथ। यही तो साक्षी कह रही, क्या गलत कह रही है? कह रही है कि लेंस फार्मूला क्यों दिया गया, यू रखो वी रखो, पाओ। तुमको कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या? अगर कह दे कि 25 सेंटीमीटर की चीज है और वो रेटिना पे बन रही है, फोकल लेंथ बताओ, तो दोनों चीज रख देना। कोई मना कर रहे हैं? 2.3 होती है, हाँ? 2.3 नॉर्मल वी तो हमेशा यही है, वी तो फिक्स है ना, और यू तुम कहीं भी ले जाओ। वी फिक्स है। इसी बेसिस पर तो हमने सब चीज निकाला है। वैसे हमारे इस केस के लिए इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पावर क्या होगी? लो इन्होंने बता दिया 44 डायोप्टर प्लस 40। बोले यही तो केस निकाला था। कितना ये टैलेंट होता है। बोले 40 से 44 डायोप्टर था, तो ये कन्वर्जेंस के लिए 44, ये एक्सट्रीम है ना, 40, ये सब वैल्यू निकाली हुई है बात की नहीं। चल
तो अगर आपको ऐसा दिया हो तो आप तो निकाल लोगे ना। चलिए इसमें नोट कर लिया, कुछ बचा है? ठीक है। नाउ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। कौन सा नाम? वो बड़ा चलिए एसिड्स, बेसेस, नाउ एसिड क्या होते हैं? ठीक है, द केमिकल सब्सटेंस which release H plus ion in water. स्कूल में ये चैप्टर खत्म हो गया है? क्यों ये हमसे पढ़वा रहे हैं? अच्छा, तो वो तो आपको तो पता ही है, स्कूल के टीचर्स वो तो 2 दिन में कंप्लीट। अच्छा। द केमिकल सब्सटेंसेस, अगर वो 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो हम 1 दिन में कंप्लीट विच रिलीजेस H प्लस आयन इन वाटर। जो क्या करें बताओ? H प्लस आयन पानी में डालने पे H प्लस रिलीज करें, उनको क्या कहेंगे? एसिड। मान लीजिए ये क्या है बोलो? H है और ये क्या है? Cl। क्या आपको ये बात मालूम है कि Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? That is 2, 8, 7 और H में 1। तो इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये H और Cl क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। कहते हैं कि मेरे पास आउटर मोस्ट में एक है, तुम्हारे में आउटर मोस्ट में ये अकेला है, तो तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, हम भी, और हम दोनों इसे अपना मान लें, तो ये मेरी ऑर्बिट का डुप्लेट कंप्लीट कर देगा। और तुम्हारे में आउटर में 7 है, तुम मेरा अपना मानते रहो तो तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो इनके बीच में एक साझेदारी हो जाती है जिसको कि सिंगल बॉन्ड कहते हैं। वो बात समझ में आ गई? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में वो हो रही है बॉन्डिंग, तो ये सिंगल बॉन्ड है। तो HCl एक मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। जब 2 नॉन मेटल होते हैं तो कोई किसी को ना इलेक्ट्रॉन दिया करते हैं ना कोई दिया करते हैं, वो आपस में शेयरिंग ही करते हैं। जितने भी नॉन मेटल हैं वे सभी कोवेलेंट बॉन्ड हैं। उनमें जैसे SO2 हो गया, SO3 हो गया, NO2 हो गया, CO2 हो गया, ये HCl हो गया, तो ये सभी क्या हो गए? क्या सभी नॉन मेटल कंपाउंड है? तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें साझेदारी है। आयनिक बॉन्ड कौन से होंगे? मेटल नॉन मेटल के बीच। अच्छा अब ये देखो, तो अगर HCl को पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? वाटर में डालने पर इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और H और Cl टूट जाते हैं। H और Cl क्या हो जाएंगे? फिर से देखो, अब वाटर खुद कैसा है? वाटर का इस तरीके का है। जो वाटर में कितने वो होते हैं बताइए? 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो 5 और 6 और एक H ये है और एक H ये है। देखो O में फिर से देख लो, O के आउटर में 8 होते हैं, तो 2 और 6 हुआ कि नहीं हुआ? तो 6 मैंने बनाए हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर ली और इसने इससे एक कर ली, क्या डुप्लेट पूरा हो गया होगा? O ने कहा तुमने हमसे एक लिया तो हम भी तुमसे एक लेंगे। ये बात सही है? ये क्या किया? O के O था, हाँ ठीक है समझो। हाँ, आ गया। ऐसे कैसे आ गया? ये देखो अब आएगा। देखो इसके जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाए, जो शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेते वो लोन पेयर है, अकेले पड़ गए। और ये शेयर्ड पेयर है क्योंकि शेयरिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो बोलो इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसने
और फिर O भी तो इनसे एक लेगा। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, इतनी समझ में आ गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि O ने दो बॉन्ड बनाए, H और H। बोलो सही है? इनके बीच में 180 डिग्री एंगल नहीं होता है, इनके बीच में कितना एंगल होता है? 104 डिग्री। ये बेंट स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा ही होगा। अब जरा देखो, समझ लो। अब वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे ना 17 ग्रुप में, वो जबरदस्त है, इलेक्ट्रॉन खींचने में माहिर। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है पूरी टेबल में। 17 ग्रुप के टॉप में कौन है? लेकिन फिर भी ओ भी तो कुछ ना कुछ है, 16, तो वो भी बड़ा ही है। ओ इसके इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड पेयर है ना बीच में, इसको अपनी ओर खींच लेता है। जैसे तुम किसी से साझेदारी करो और सामने वाला जबर पड़ जाए, वो दोनों चीज अपनी ओर खींच ले, तुमको दूर भगाएगा, दूर रहो थोड़ा, है साझेदारी। तो जो ओ है वो क्या करता होगा बताओ? ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, उनको अपने पास रखेगा और H को दूर भगा देगा, कहेगा हाँ तुम्हारा है, माना तुम्हारा है, और उसका भी उसको नहीं देगा। कहेगा अच्छा मेरा दे दो, हम जा रहे, तुम गलत काम कर रहे हो। अरे तो साझेदारी बीच में होना चाहिए कि नहीं? जैसे यहाँ था, क्लोरीन भी यही काम करता है। क्लोरीन के अंदर क्या काम करता है? अपने पास रख लेगा, क्योंकि कहेगा मेरे पास तो 17 प्रोटॉन है खींचने के लिए, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती खींच लूंगा। 17 प्रोटॉन भी तो होंगे, और तुम एक प्रोटॉन लेके क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन को खींचोगे। तुम्हारी खींचने की पावर ज्यादा या मेरी? तो इसी की ज्यादा, सब खींच लिया इसने। ये देखो यहाँ ले आया शेड पे, और H को अलग कर लिया, H को अलग किया, और फिर ये H+ को भगा भी देगा, कहेगा निकलो यहाँ से, चलो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था तुम्हारा। और Cl कहेगा देखो सब मेरा, अच्छा लूट लिया। बात शेयरिंग से शुरू हुई थी ना। अगर H कहेगा नहीं हम ऐसी साझेदारी नहीं करते, लाओ मेरे H, कहेगा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, जाओ। ऐसी स्थिति में उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा, और क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा पाएगा? इससे नहीं जा पाएगा। तो दिखने के लिए ये साझेदारी है, लेकिन आप देख क्या रहे हैं कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज मोर नियरली टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। किसके ज्यादा नियर है? इट इज एट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। क्या ऐसा यहाँ पर भी है? यदि ऐसा यहाँ पर भी है तो क्या O पर एक पार्शियली निगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? क्यों? मेरा कहने का मतलब ये देखो, O है और ये दोनों क्या हैं? H। तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका क्लाउड किसके पास ज्यादा है? मतलब वो शेयर्ड पेयर ज्यादा समय किसके पास गुजारेगा? है तुम्हारा भी एक नौकर है, हमारा भी एक नौकर, लेकिन हमारा भी नौकर अमीर की वो मतलब कर रहा है, ठीक है, चौकीदारी या उसकी जो भी जी हुजूरी कर रहा है, तो ज्यादा समय इसी के पास रहा ना शेयर पे, तो इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? मेरा ये डेल्टा, इसको क्या कहते हैं? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या वो एस जैसा? हाँ, इसको कहते हैं डेल्टा, स्मॉल डेल्टा। मतलब O ने ज्यादा देर रखा तो उसके पास अगर दूसरे का इलेक्ट्रॉन रहा तो क्या एक नेगेटिव चार्ज नहीं आ गया? H का भी रख लिया, और H ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया थोड़ा ज्यादा समय के लिए दूसरे के पास, तो इसके ऊपर क्या आ गया? बोलो पॉजिटिव चार्ज। ऐसा होने की वजह से जो प्लस और प्लस का सेंटर है वो कहाँ आ गया? ये दो प्लस है, तो बोलो प्लस प्लस का सेंटर कहाँ पड़ा? इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे कैसा चार्ज? डेल्टा पॉजिटिव। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। तो इसका जो निगेटिव, इसका प्लस प्लस का सेंटर क्या यहाँ पड़ा, और निगेटिव, तो प्लस और माइनस के सेंटर की वजह से इसमें एक डाइपोल बन गया। फिर से समझो, यानी जो H2O का मॉलिक्यूल है वो कैसा है? ये देखो, अभी तक आप क्या समझते थे और अभी क्या हो गया? दो चीजें मैं बता रहा हूं। ऑक्सीजन गायब हो गया। बिल्कुल बता रहा हूं। देखो, अभी तक सृष्टि समझती थी कि ये O है और ये H है और इनके बीच में एक लीनियर बॉन्ड है। हमने इनको बता दिया नहीं सृष्टि, अब ये बेंट स्ट्रक्चर है। पहले तो यही समझती थी ना 180 डिग्री है। इनको क्या पता था कि 104? मालूम था? नहीं पता था। तो H पे डेल्टा प्लस है, ये तो ये जानती थी कि O जबर है, ना तो जानती थी। अच्छा, अब प्लस और प्लस का सेंटर क्या यही है? मिड में, और निगेटिव भी यही है, तो प्लस और माइनस कोइंसाइड कर गए, तो इस पे कोई पोलैरिटी नहीं रही। जहां प्लस प्लस का भी सेंटर लाई किया वही तो निगेटिव भी है। लेकिन इस केस में क्या हुआ? क्या प्लस का सेंटर अलग है और माइनस का सेंटर?
प्लस प्लस का सेंटर यहाँ, तो एक अब क्या बन गया बोलो, ये एक निगेटिव ऊपर और एक माइनस, इसको कहते हैं डाइपोल। फिर से समझो, ये डाइपोल है एन और एस, लेकिन ये कौन सा डाइपोल है, दो पोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि इसमें चार्ज है, तो जिसमें दो पोल है। और फिर इसी तरीके से जियोग्राफिक डाइपोल क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो धरती पर जिसमें दो ध्रुव हों वो डाइपोल कहलाता है। यदि चुंबकीय द्विध्रुव है तो मैग्नेटिक डाइपोल कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा, और या भौगोलिक द्विध्रुव है तो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब खेल वहां शुरू हो रहा है उस टम्बलर में, पतीले में। अब जरा देखो यहाँ पर इनमें क्या हुआ बोलो, ये H+ अलग हो गया और Cl क्या हो गया अलग। यानी पानी में अगर तुमने नमक की डंगली डाल दी, क्रिस्टल, तो क्या होता है, अपने आप को घुलने लगता है। ऐसा क्या हो जाता है पानी में, ये सारे साल्ट 110 साल्ट हैं, अगर पानी में डाल दो कि सब घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं, क्योंकि वाटर में उनके बीच जो कैटायन और एनायन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, प्लस माइनस के बीच लगता है ना, 80% कम हो जाता है। 1/80 फैक्टर, 1/80 के फैक्टर से कम हो जाता है। वाटर में उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना कम हो जाता है, इसीलिए सभी साल्ट पानी में अपने आप घुल जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब जरा देखो, पन्ने मत पलटो, इधर देखो, वो सब हो जाएगा। तो अब इस H के पास कौन आएगा बोलो, वो जान जाएगा पानी की इनके मिलने की भी संभावना है। ये लोग बदमाश है, क्योंकि प्लस माइनस होने की वजह से कभी ना कभी अट्रैक्ट भी हो जाएंगे। हम छुट्टी जाएंगे और फिर से मिलके अलग हो जाएंगे। तो उसने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर देंगे, तुम प्लस हो, ये देखो जरा इधर, और यहाँ इसके पास जानते कौन आ जाएगा, O-, कहेगा हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तुम्हें अलग तो कर ही दिया है, तोड़ दिया है, तो एक हमारा सास के पास रहेगा, एक बहू तुम्हारी ऐसी है, बहू ऐसी, मत जाना उसके पास। और एक सास के पास रहेगा, तो वो उसको बहू के बारे में बताएगा, बहू के पास सास के बारे में, उनको मिलने नहीं देगा। तो ये अब एजेंट्स है। ये देखो, ये देखो, ये समझ में आ गई बात। तो सारा माइनस इधर, क्यों, क्योंकि प्लस के पास क्या है, माइनस। और इस चीज को क्या कहते हैं बताओ, इसको कहते हैं हाइड्रेशन, और इसको क्या कहते हैं, टूट जाने को। मतलब एक जैसे किसी को डिसोसिएशन, जब आयंस डिसोसिएट हो गए, टूट गए, तो उनका अब हाइड्रेशन शुरू हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द सराउंडिंग ऑफ आयंस बाय वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन, व्हिच इंश्योर्स दैट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज could not associate again। एक है डिसोसिएट, एक है एसोसिएट, उन्हें फिर से मिलने नहीं देगा। लेकिन Cl के पास कौन है, लो, इन्होंने बता दिया कि H इसके पास इसकी पहरेदारी करेगा। माइनस के पास प्लस है, प्लस के पास, और ये H+, समझ में आ गई बात। तो क्या इसके चारों तरफ प्लस आ जाएंगे, तो फिर ये नहीं मिलेंगे क्या, अब ये मिल ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे को दूर दूर से देख रहे हैं, और इनका समाज इनको घेरा है और उनका समाज उनको घेरा, तुम लोग दूसरी जात के, चलो हटो, है बात की नहीं, मिलने नहीं देगा। तो ये H+ है और ये Cl-। अब जरा देखो नाउ, तो हमारी बात हो गई, इस चीज को मैंने क्या बताया, वाटर इज क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। अब देखो, तो जब ये पानी में हम डालेंगे, क्या चीज डालते हैं, HCl, तो क्या होता होगा बोलो, HCl इन वाटर, तो H+ बन जाएगा और इसे कहेंगे एक्वियस। ये जो हाइड्रेशन हो गया, अब इस चीज को क्या कहेंगे, ये घिर गया है। देखो आपकी बुक में सब जगह एक्वियस लिखा है, और साथ में अब Cl- पे भी ये क्या हो गया है, एक्वियस। सो इसका पूरा नाम क्या है, एक्वियस, और इसका भी पूरा नाम क्या है, बोलो, बात समझ में आ गई। सो व्हेन hydrochloric acid is dissolved in water, it dissociates in H+ ion and chloride ion। When HCl dissolves का मतलब
Dissolves. HCl, ये HCl है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो HCl वैसे ये गैस है, HCl गैस होती है। ये क्या होती है? वाइट कलर फ्यूम्स होती है, लेकिन पानी में डालने पर ये गैस जो है 729 लीटर गैस 1 लीटर पानी में घुलनशील है। इट इज सॉल्युबल। डालते जाओ उसी में घुलती चली जाए, समझ में? 729 लीटर ऑफ गैस इज सॉल्युबल इन 1 लीटर ऑफ वाटर। कुछ भी हो, लेकिन HCl गैस को हमने डाल दिया, किसमें डिसॉल्व किया? इन रिएक्शन होगा क्या वाटर, तो बस डिसोसिएट होंगे। फिर सुनो, जब ये वाटर में डाला जाएगा देन इट डिसोसिएट्स इन H+ आयन एंड Cl- आयन। डिसोसिएट ही नहीं होगा, फिर क्या होगा? क्या? फिर क्या होगा? H+ और Cl- क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा। हाइड्रेशन। उनका क्या हो जाएगा? डिसोसिएट, देन इट डिसोसिएट्स इन H+ आयन and Cl- आयन फॉलोड बाय क्या? हाइड्रेशन से बहुत एनर्जी निकलती है जब प्लस के पास माइनस आता है। बोलो, प्लस और माइनस पास आएंगे। कोई भी चीज, मैग्नेट ही टकरा दो, नियोडायमियम को कैसे टकरा था तो फ्लेम निकला था, टीवी पे दिखाया था कि नहीं? तो बहुत एनर्जी निकलती, उस एनर्जी से दूसरे HCl तोड़ दिए जाएंगे। मतलब इनके पास आने से, प्लस के पास माइनस आ रहा है, ऐसा आने से 700 जूल एनर्जी निकलती है, और उस 700 जूल से 7 नए मॉलिक्यूल तोड़े जाएंगे। और इस तरह, क्योंकि उस एनर्जी का यूज होगा ना, ऐसा तो तुम बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। जैसे एक टूटेगा फिर तो एक के हाइड्रेशन से जो एनर्जी आई, थोड़ी बहुत 1-2 तो लोकल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद सोल्यूशन कूल होने लगेगा। हम कहाँ से इतनी एनर्जी दें, हम नहीं दे सकते। तुम 2 बार जाओगी, मान लो मैकडोनल्ड, तुम मम्मी पैसा दे देंगी, तीसरी बार देंगी, वहां से पैसा लूट के लाओ मैकडोनल्ड से तो और जाओ। तो ये यहाँ से जो एनर्जी निकलती है, इट फैसिलिटेट्स फर्दर डिसोसिएशन। एक बार मतलब 1-2 बन गए कहीं कहीं पे, तो उससे 700 जूल एनर्जी निकली। क्यों निकली? क्योंकि प्लस के पास माइनस आ जब ये एसोसिएट होगा तब एसोसिएट नहीं बोलो, हाइड्रेशन होगा। उनके घिर जाने को क्या कहते हैं? When the ions get surrounded by water molecule, it is called hydration। मैं लिख देता हूँ। When तो जब ये लाइक ions in water किससे करें? बोलो, surrounded by किससे हो जाए? वाटर मॉलिक्यूल, then it is called हाइड्रेशन। और ये कैसी रिएक्शन है? इट इज एक्सोथर्मिक। बोलो, ये कैसी है? एक्सोथर्मिक। It releases energy and that energy is used for further dissociation of ions। और आयन टूटेंगे कि नहीं? तो सबको तोड़ के रख देगा, कोई भी HCl नहीं बचेगा और 100% डिसोसिएशन होगा। फिर से पूछो कहाँ दिक्कत है? यही कि वो जब टूटने के बाद हुआ हाइड्रेशन क्या? होता है टूटने के बाद ना, हाइड्रेशन 1-2 लोकल लेवल पर टूट गए, 1-2 तो टूट गए। पानी में या एटमॉस्फेयर में इतनी गर्मी है कि 1-2 टूट जाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मान लो जैसे तुमको मैंने कोयला दिया, तो तुम कहोगे कोयले में तो सी के बीच बहुत सारे बॉन्ड है, कोयला यही तो होता है। और तुमने एक में माचिस से आग लगा दी, तो इसमें आग लगाने के बाद जो C+O2 से क्या बना? ऑक्सीजन लेके CO2 बना ना, उससे इतनी एनर्जी निकली कि वो अगले 10 बॉन्ड को तोड़ देगा और पूरे कोयले में आग लग जाएगी। कोयले में एक जगह आग लगाने से पूरे कोयले में क्यों लगती है? क्योंकि जो जिस पे तुमने आग लगाई वो एक्सोथर्मिक है, और उससे जो हीट निकली क्या वो बाकी कोयले को तोड़ देगा? उसी तरीके से यहाँ पर भी जो 1-2 जगह तो टूटे उसी सोल्यूशन से हीट लेकर, लेकिन फिर जो एनर्जी निकली 700 जूल एनर्जी, और 100 जूल उसको तोड़ने के लिए चाहिए HCl बॉन्ड को। अभी दिखाया था कि नहीं? ये HCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी तो कुछ बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है कि नहीं? बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बॉन्ड टूटते हैं A से B+C, और उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। उस चीज को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहती है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या, ये जो रिएक्शन है, क्या ये डिकम्पोज नहीं कर रहा एक तरीके से? एक ही मॉलिक्यूल को कर रहा है। तो ये एंडोथर्मिक कौन है? तो एंडोथर्मिक है, तो इसमें इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस एक्सोथर्मिक से मिल रही है।
अच्छा वहाँ एक दूसरे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। उसी में एक हाइड्रेशन हो रहा है, वहाँ से जो एनर्जी हो रही है वो एंडोथर्मिक भी तोड़ रही है। बोलो बात समझ में आ गई? हाइड्रेशन होता है तब एनर्जी 700 जूल निकलती है और वो 7 मॉलिक्यूल को तोड़, फिर उससे उनके टूटने से फिर उनका हाइड्रेशन होगा। फिर 700 जूल फिर उसके बाद क्या होगा? टूटने पर 700 जूल एनर्जी निकल रही है या हाइड्रेशन? टूटने थोड़ी निकलती, हर एक के तोड़ने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए, और इनके हाइड्रेशन से 700 जूल निकल रही, किसी में 300 किसी में 400, दोनों में मिला के बता रहा हूँ। वो अगली क्लास में बताया जाएगा कि कितनी कितनी निकलेगी, लेकिन ये जान लो 700 जूल निकलती है, वो उसको तोड़ने के लिए चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हाइड्रेशन, हाँ एंडोथर्मिक का तो ग्लास या कंटेनर वो टूट फूट नहीं है। टूट फूट जाएगा, तो इसीलिए तो हम आगे देखेंगे कि एसिड में पानी मिलाना चाहिए कि पानी में से। देखो आगे का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट केयर इज टू बी टेकन, बहुत बड़ी बात पूछी इन्होंने, अब इसका वीडियो भी दिखा जाएगा, थोड़ी देर पेंडिंग है। इन्होंने कहा अगर डाल दिया जाए तो इतनी एनर्जी निकलेगी, क्या वो ग्लास संभाल पाएगा, क्या वो टूट नहीं जाएगा? उस वीडियो को थोड़ी देर बाद, पानी में एसिड डालते हैं, हाँ पानी में ऐसे डालते पानी में एसिड डालते हाँ हैं चलो नाउ अब आगे देखो, अभी दिखा देते हैं। तो व्हेन HCl गैस, सो इन वाटर, हमने डाला ही HCl को ही तो पानी में डाला है। HCl गैस इज पास्ड इन वाटर, तो आप करके नहीं बताते? गैस इज, कंटेनर अभी करके दिखाएंगे, आप ही के टेबल पे करेंगे। पास्ड इन वाटर, देन इट डिसोसिएट्स फॉलोड बाय इट्स हाइड्रेशन। फिर क्या होगा? सर मुझे ये वाला नहीं समझ आ रहा, मुझे सराउंडेड बाय OH वाला, कहाँ पे? वो ऊपर जो टम्बलर तो जो H+ है उसके पास माइनस माइनस वाले आ गए, वो सेम कैटेगरी के नहीं हो सकता, अलग अलग टाइप के होंगे ना, क्या? मतलब H+ के पास O ही आएगा, H और क्या? प्लस के पास माइनस और Cl के पास प्लस। क्यों ये बात सृष्टि कह रही है कि सर 100 ग्राम वाटर में 37 ग्राम ही NaCl घुलेगा? क्यों कह रही बताओ? कह रही कि हमने 9th में पढ़ा था प्रज्ञा वाला क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर में, उसका तो dissolving है ना? तो ये कह रही हैं कि जब Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा तो इन पे भी घिरेंगे कि नहीं? 37 ग्राम जब घुल चुका होगा तब तक सारे वाटर मॉलिक्यूल भी कंज्यूम हो चुके होंगे, वो घेर चुके होंगे, कुछ इस पे तो और वाटर मॉलिक्यूल आएंगे कि नहीं? अलग हो जाएगा नीचे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ 37 के टूटने से सारे वाटर मॉलिक्यूल अब जो है पहरेदारी कर रहे हैं। अब नया कोई आएगा तो क्या उसके लिए कोई वाटर मॉलिक्यूल बचा? वो टूटते फिर मिल जाएगा, तो उसका घुलना घुलना माना गया या टूटना टूटा नहीं माना गया। इसलिए देयर इज ए मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्ट इन वाटर, ठीक है कि नहीं? इतनी बात देखो। तो हमने क्या देख लिया कि मान लो, समझ लो, देखो ये बहुत अच्छी बात है कि कह रही है जिसमें से H+ निकले उसे एसिड कहो, और जिसमें से OH- निकले उसे क्या कहो? OH- निकले उसे बेस कहो। और मान लो इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये सॉल्ट बन जाएगा और पानी निकल जाएगा। तो यानी मेटल कैटायन और नॉन मेटल एनायन से सॉल्ट बनता है। तो व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड विद ईच अदर देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, चलो फॉलोड बाय हाइड्रेशन, उनके हाइड्रेशन से ये काम होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो उनका हाइड्रेशन होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जान जी। और सब कैसे चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। पूरा जम के चल रहा है? हाँ जम के चल रहा है। कितना विद्यार्थी है सर अभी? क्या कितना विद्यार्थी होगा? फिजिकल क्लास चालू है ना? विद्यार्थी 60 के करीब है। 60। और फिर उनके साथ से तो आपने बात नहीं की है? हाँ जी हाँ जी। क्या? और अभिनव ठीक है? हाँ सर ठीक ही है। वो क्या? कोटा दिया है थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास कर लें, अच्छा अच्छा, ये फायदा होता है कि हम घर से बाहर ज़्यादा वाले को लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैं अभी आपको कॉल करता हूँ, अभी क्लास चल रही है। अरे क्लास करती है सर? हाँ जी हाँ जी, ठीक। ओके ठीक है। इट डिसोसिएट्स इन H+ and Cl, ये बात समझ में आ गई?
यहाँ तक जो मैंने समझाया इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं हम इसके आगे बढ़ें। ये एक मतलब थोड़ा पीछे का है। ऐसे नहीं होता है कि पीछे की कहानी सुनाते हैं, तो ये पीछे की कहानी है, अभी स्टोरी शुरू नहीं हुई है, थोड़ा आगे का समझ। अब आगे का समझना है। सो जैसे HCl को वाटर में डाला, सर ये एसी बंद ही कर दीजिए, मैं हाँ, आपसे पानी अभी रुक जाओ, सिस्टम ठीक कर लेता हूँ। ये भी सिस्टमेटिक नहीं है। अब हो गया, चलो HCl को पानी में डालो तो क्या होगा बोलो? H प्लस और Cl को H2SO4 को डालिए, H2SO4 को तीनों टूटेंगे क्या? तो 2H प्लस, बात ना करें, SO4 2 माइनस एक्वियस। इसी तरीके से HNO3 को डालो, तो H प्लस और प्लस NO3 उसकी वैलेंसी 2 माइनस की होगी। NO3 माइनस। बोलो बात सही है? अगर बहुत जानती हो तो ये बताओ, ये चीज हाइड्रोजन क्लोराइड है कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि ये हाइड्रोक्लोराइड है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो एक्वियस ये एसिड है, और ये क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन सल्फेट है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये हाइड्रोजन सल्फेट, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट है कि ये नाइट्रिक एसिड है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो जब पानी में जाएगा तब एसिड वर्ड यूज करना, अब पहले ना यूज कर लेना। तो यहाँ लिखो हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसे मिला के क्या लिखो? पानी मिलेगा तब फिर वो एसिड है, तब H प्लस का काम। लिखो इस चीज को। तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड और किसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन नाइट्रेट और नाइट्रिक। अब देखें, थोड़ा सा ही बस, चलिए। सो जैसे ऊपर अगर डिफिनीशन ऑफ एसिड, सर एसिड क्या होता है? एक मिनट, दिखा तो दिया उसको। इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ अब दो तो वो खेल वाटर गलत था, अब खेल फिर से शुरू होगा। सर तो एसिड क्या होता है? These are the substance which dissociate H plus ion in water are known as acid. The substance, अब इसकी सारी प्रॉपर्टी लिख लो जो आएगा क्वेश्चन पेपर में। Which gives H plus ion, वो क्या करें बोलो? Gives H plus ion in water is called acid. जैसे कि एग्जाम्पल क्या हुआ? HCl, H2SO4, HNO3, HF, HBr, HI, ये सब हो गए। लैक्टिक एसिड, दही, ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर, सिट्रिक एसिड नींबू, सिट्रिक एसिड, लेमन, एस्कॉर्बिक एसिड एप्पल, टार्टरिक एसिड इमली, लैक्टिक एसिड सब में एसिड एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एप्पल में होगा, और सिट्रिक एसिड आपको मालूम है टार्टरिक एसिड टमरिंड में होगा। एसिडिक एसिड एसिड एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया, दैट इज CH3 COO, ये फॉर्मिका लाल चींटियों में होगा। HCOO, लाल चींटियां जो स्टिंग करती हैं उनमें फॉर्मिक एसिड है। और ये बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में स्ट्रेप्टोकोकस है, वो यही एसिड छोड़ते हैं।
विनेगर टाइप। विनेगर ठीक नहीं है क्या? अच्छा है। के लिए यही हमारी बात का अब देखो, तो पहली चीज क्या होते हैं कि दोस केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज H+ साइन इन वाटर आर नोन एज एसिड। तो ये क्या होते हैं? दीज आर सोर इन टेस्ट। इन टेस्ट, इन सबको अगर आप टेस्ट करो तो सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब मोस्टली हमारे पास एप्पल रखे तो हुए हैं खट्टा ये है। सभी के से, ठीक है कि नहीं? खट्टा होता है, अगर हरा सेब खाओ खट्टा लगेगा। तो दीज आर सोर इन टेस्ट। बाद में राइपनिंग हो जाती है, फिर ये कम वो हो जाते हैं। और कोरोसिव इन नेचर, अगर मेटल पे डाल दो या आयरन पे तो धीरे धीरे का रस्ट पकड़ लेगा। सो एंड कैसे पकड़ेगा? रस्टिंग कैसे होगी? इन नेचर होता क्या है कि व्हेन मेटल आर प्रोलॉन्ग एक्सपोज्ड, जब एक्सपोज कर दिए जाते हैं, किसमें एक्सपोज किए जाते हैं? इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में वाटर भी है, और ऑक्सीजन भी है तो देख लो ये सब पूरा बताए दे रहे हैं। दैट इज H2CO3, और उसको मिलके क्या कार्बोनिक एसिड बनता है जो कि सोडा वाटर है, और यही रिएक्शन करवाता है जो आयरन को रस्ट कर देता है। तो मौसम में दोनों है कि नहीं? तो इसी बात पे यहाँ कार्बोनिक एप्पल एसिड, भी रस्ट हो सकता है। कार्बोनिक दैट इज H2, सही है कि नहीं? सोडा वाटर होता है कि नहीं कार्बोनिक एसिड? वो एसिड का तो आप लोगों ने टेस्ट लिया ही है। सो दीज आर सोर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर। नेक्स्ट चीज क्या है? दे टर्न लिटमस पेपर टू रेड। ये देख लेते हैं अभी। सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। जरा इस चीज को देखें। लिटमस पेपर बना किससे होता है? लिटमस पेपर क्या होता है? जो पेड़ में एल्गे और मॉस होता है, उनके सिम्बियोटिक रिलेशन, आपस में साझेदारी से, लाइक चेन कहते हैं जिसको, तो उसके सैब से बना होता है। और ये देखो, पानी हमारे पास दो लिटमस पेपर हैं, ब्लू और रेड। ठीक है? एक ब्लू है और एक देखो पेपर है। ये रेड है। ये लिक्विड पेपर दिखा दें, पेपर की भी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो उबाल ये रेड लिटमस है। तो अपने घर में जैसे नींबू वूबू होगा आपके पास, पता नहीं तो क्यों उसमें लगा के देख लेना, पानी से brown तो हो पता गया। चल जाएगा। ये देखो, ये ब्लू कलर वाली एक एक इसमें पीछे सबको दे दो, तो फिर इससे पता चलेगा कि घर में करेंगे। ये स्टिकी नोट्स अच्छे लग रहे हैं। ये भी एक ब्लू भी दे दें पीछे, पता चल जाएगा। जो होगा बाकी इधर दे दें। जी देखो, कम पड़ेगा तो और बताना। अब जरा देखो, हमारे पास दो चीजें हैं, एक सिट्रिक एसिड है और एक ऑक्जेलिक एसिड है। तो बहुत सारे एसिड हैं, कुछ भी लिया जा सकता है, मैं दो ही ले रहा हूँ। ये देख लो, ऑक्जेलिक एसिड है, ये टमाटर का एसिड है, और ये सिट्रिक एसिड है, नींबू से निकाला हुआ। तो मैं थोड़ा सा, ये देखिए, ऑक्जेलिक एसिड डाल रहा हूँ। इसमें ऑक्जेलिक एसिड डाल दिया, ठीक है कि नहीं? ये बिल्कुल खट्टा होगा, जिसे टेस्ट करना है कर ले। अब देखो, जरा ध्यान दीजिए, ये ब्लू लिटमस है, ब्लू लिखा है, ब्लू लिखा हुआ है, ब्लू। और इसमें मैंने क्या मिलाया है? एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। देख लो इधर, इसमें ऑक्जेलिक एसिड, अभी देख लो, फिर बाद में लेते रहना। तो फिर ये ऑक्जेलिक एसिड में मैं क्या डाल रहा हूँ? ब्लू लिटमस। तो इसे क्या हो जाना चाहिए? रेड। सबको मिल गया है ना? चलो अब देखो, इधर देखो, तो ये देखो, ये ऑक्जेलिक एसिड मिलाया है, इसमें मैं ब्लू लिटमस डाल रहा हूँ। ये ब्लू दिख रहा है,
और क्या आपको रेड होते हुए भी दिख रहा है? नहीं। ओह हाँ, बोलो। यहाँ जादू हो गया। तो ये क्या करता होगा? ब्लू लिटमस को इसने किसने बदल दिया? रेड में बदल दिया है कि नहीं? ऐसे सिट्रिक एसिड भी कर देगा। ठीक है, ये देख लिया आपने। ज्यादा भी डालेंगे तो और भी कर सकता है। ये देखो, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम दूसरे में डालकर देखेंगे। अगर आपको यहाँ भी करना है तो आप खुद भी अपनी लिटमस को डाल के पता कर सकते हो, वो रेड हो जाए। क्या आपको चाहिए क्या यहाँ करना है कि घर में करोगे? घर में कर लेना, क्योंकि ये एक पूरा पत्ता 30 पैसे का आता है। इसी में अखबार डुबो देते हैं, कतर कतर काट देते हैं, और ये खुद 10 रुपए की बोतल है। भाई चीजें बहुत महंगी हैं। ये 10 रुपए की बोतल है। वो नीचे वाला ये हाँ 7 रुपए का। 7 कहाँ से लिया सर? हम भी लेंगे। हर जगह सरदारपुरा सी रोड अरे जाना पड़ेगा। की जय साइंटिफिक्स, हरि दर्शन के पीछे, हरि दर्शन स्टोर। अब जरा देखो 7 रुपए की 7 रुपए के लिए भाई, आप ये देख लो ना, एसिड टर्न्स, एग्जैक्टली। ध्यान दे लीजिए, एसिड। सर क्या मैं एक ले लूँ उसमें से? नहीं सर से पूछना। हेलो, ये तो लिया और कितना लिया? नहीं नहीं मेरे पास कोई- नहीं आज टेस्ट नहीं है, आज क्लास चल रही है। हाँ 7 रुपए। ठीक है, मेरे को बताना था कि मैं ना 18 को पहुंचूंगी। ठीक है? अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ। ठीक। चल, एसिड के बारे में समझ लिया। तो कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, और कुछ एसिड्स होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो जो एसिड 2 तरीके के हैं, देख लो। एसिड तो समझ लिया, एक होते हैं मिनरल एसिड और दूसरे कौन से होते हैं? देख लो, बिल्कुल सही बात आपने कही है। क्या आप पढ़कर आई हैं? किसने क्या बोला? क्या ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड कौन कौन से हुए? जैसे HCl, HBr, H2SO4। एक प्लांट से मिलेंगे तो ऑर्गेनिक है, और जो ऐसे जमीन से निकल रहे हैं किसी तरीके से, वो कैसे हो गए? माइनिंग से निकले, तो H2SO4, HNO3। और कौन कौन से हो गया? HF, HI। HI का नाम क्या होगा? हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका क्या नाम हुआ? इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? HCl, HBr, HF और HI में। कैसे आप लोगों को पता? बाकी CL ये बहुत पढ़ी लिखी हैं, हम वही कहें कि पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अरे नहीं। समझ में आ रही बात? सो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा इन सब में? अगर कोई पूछे तो इन सब का बाप ये है। देख लो, जो माइनिंग से निकाला जाए वो मिनरल एसिड, जो प्लांट से नींबू तोड़ लिए, सेब तोड़ लिए, संतरे तोड़ लिए, तो दैट इज लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। और बाकी ये सब लिख डालो, जितने भी नाम हमने लिखे ना, ये सब लिख सकते हो। वो अब अगला फ्लो चार्ट है। एक है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का अगला फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट है मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, ये देखो, एंड अदर्स। अदर्स समझ गए हो कि क्या लिखना चाहता हूं मैं? हाँ। अब नेक्स्ट देखो, जिसमें अगर 100 HCl डाले 100 टूट जाए तो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो 1 लाख में 1 टूटे तो वीक। क्या तुम एसिटिक एसिड को उसी कैटेगरी में रखते हो? विनेगर, क्योंकि विनेगर तो तुम चम्मच चम्मच पी लेते हो, HCl पी के दिखाओ। और ये समझ। नींबू, अरे नींबू खा लेते हैं पूरा पूरा लोग, तो कैसे खा वो लेते तो हैं? मैं भी खाती हूँ। नहीं, दीपिका लेमन जूस पीती है, लेमनेड नहीं, चलो। दीपिका लेमन जूस। तो एसिड 2 तरीके के हैं। कौन कौन से तरीके के हैं? ये देखो, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा
weak acid. These 100% dissociate. देखो dissociate की जगह ionize भी लिख सकते हैं. These 100% ionize, जो वर्ड आपको अच्छा लगे, या dissociate in के आगे में यहाँ क्या लिखे हैं? अर्पिता, बहुत अच्छा. So in ये वाटर में डिसोसिएट करेंगे, और ये ऑर्गेनिक एसिड कोई पूछे तो लिख देना प्लांट बेस्ड एसिड, और ये माइनिंग बेस्ड, जो जमीन से निकाले जाएं. और ये क्या होता है? ये वीकली डिसोसिएट, 1 in 1 lab. These weekly dissociate. सर एग्जांपल In water. जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये बहुत ही कम होता है, और ये HI, HBr, HCl, इसके अलावा ऑल ऑर्गेनिक एसिड भी, अच्छा सारा क्योंकि वो सब हम सब्जी में डालते हैं, किसी में डालते हैं, हम खा सकते हैं उनको. और एंड ऑल मिनरल एसिड एक्सेप्ट HN. HNO3, H2SO4, समझ में आ गई? What does it mean by electrolyte? देखो वो बता दी पहले, ये सब पढ़ के आए हैं. इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और लाइट का मतलब कैरियर. यानी दोज एसिड, बेस और साल्ट डिसोसिएट इन वाटर, हेंस एक्ट एज कैरियर ऑफ चार्ज. देख लो समझ में कैसा आएगा, हमने बताया नहीं, तुम पहले से पढ़ के आए. वो तो पढ़ के आई थी तो समझ ली. कोई भी देखो, मान लो H प्लस है और Cl माइनस, और मैं यहाँ प्लस का एक मेटल लगा दूं और यहाँ माइनस, बैटरी लगा दूं बस, तो बैटरी में निगेटिव है और ये पॉजिटिव. ये देखो ये निगेटिव है और ये, अब एक प्लेट लगा दी, तो बोलो प्लस किधर चलेगा? इधर चलेगा, और माइनस प्लस की ओर चलेगा. तो बोलो क्या ये चार्ज कैरियर है और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं. तो HCl ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हो गया. सो एनी केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर हेंस एक्ट एज चार्ज कैरियर, is known as electrolyte. Some 100% dissociate and act as full charge carrier. Those are strong electrolyte. Or some weakly dissociate and acts as very feeble charge carrier. है ना, थोड़ा सा ही करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनके पास बहुत सारे चार्ज कैरियर हैं, उसमें एक ही दो टूटेगा तो एक ही दो. समझ गए? ऐसे ही पता करता है कि वीक कौन सा स्ट्रॉन्ग. इसी से कि कितनी करंट जा रही है, इसी में मीटर लगा देंगे, पता चल. चार्ज कैरियर मतलब चार्ज जो चार्ज कैरी करें वो चार्ज कैरियर है. और मान लो अगर यही तुमने एसिटिक एसिड में किया तो बहुत सारे नीचे सोए पड़े रहेंगे, वो टूटेंगे ही नहीं, कहेंगे हम तो नहीं टूटते. अब एक टूट गया तो क्या सिर्फ वही चार्ज कैरियर है? एसिटेट आयन और H प्लस आयन. तो यहाँ तुमने मान लो निगेटिव निगेटिव लगा दिया और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इधर चला जाएगा. ये तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग? और ये हर एक टूट गया, तो जितना ज्यादा जाएगा जितना ज्यादा टूट जाएगा. इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है बोलो? चार्ज पूरा बात समझ में आ गई? सो ऐसा नहीं है, NaOH वो भी इलेक्ट्रोलाइट है. बेस में भी बात, बेस अभी सिखाया था कि नहीं? तो एसिड हो या बेस हो या NaCl सॉल्ट जो टूट जाए अच्छे से. और हम कई बार ऐसा करते हैं, चूना मिलाते हैं, तुम कहते हो कि देखो लाइम वाटर में लाइम मिलता ही नहीं, 0.001% मिलता है, बाकी सब नीचे बैठ जाता है, जिसे मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं. चूना नीचे बैठ जाता है कि नहीं? तो जो बहुत थोड़ा सा ही सॉल्युबल हो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जो पूरी तरीके से घुल जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. सो इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, जरा सौम्य डिफाइन करो.
एक सेकंड द एसिड व्हिच कैन एसिड से क्या लेना देना, तुम्हें एसिड से क्या लेना देना पड़ेगा, बोलो बेटा मनीष। दोज केमिकल सब्सटेंस, केमिकल्स, बोलो आगे तो बोलो, दोस केमिकल सब्सटेंस हु कैन which which dissociate in water, and which dissociate in water are called electrolyte. They act as charge carrier. If electricity is passed through it, then they conduct electricity. हाँ। ये चार्ज जो उसके लिए चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है होगी, क्योंकि इसका नाम ही है चार्ज कैरियर। तो बाद में लिखेंगे, पहले बस दोस्त केमिकल सब्सटेंस। तो वो हम लिख देंगे जैसा दोज केमिकल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस कोई भी सकता है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, क्योंकि इन्हीं से हमें मतलब है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स which डिसोसिएट्स इन वाटर, जो पानी में डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। और क्या करेंगे तो डिसोसिएट्स इन वाटर एंड एक्ट एज चार्ज कैरियर। When electricity is supplied through it, then they conduct electricity. Potential difference is supplied. ठीक है कि नहीं? जब बैटरी इसके अक्रॉस लगाई जाएगी तो क्या करेंगे? Connected across it, then they conduct electricity. When battery is connected across it, it conduct electricity. ठीक है। The electrolytes which dissociates 100%, सेंटेंस पूरा करो मनीष। The electrolytes which dissociates 100% in water are called strong electrolyte, and the electrolytes which dissociates very less are known as organic acids are weak electrolyte and mineral acids except HF are strong electrolyte. So those substance dissociating 100% are strong electrolyte. अच्छा क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यहाँ वीक दिखाया गया कि नहीं? तो एंड दोज विच डिसोसिएट पार्शियली, जो आंशिक रूप से अपघटित होते हैं, आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। आज के लिए इतना ही रखो, ये बच्चे नीचे साइकिल ले आएंगे।